Hello everyone, welcome to SRN Academy. So today I will discuss about the important topic of EBS pedagogy कि EBS pedagogy की क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे टॉपिक आज इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर ले रखा था EBS pedagogy का। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैंने लेक्चर लिया था EBS pedagogy का, उसमें क्या क्या मैंने कवर करा रखा था। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, If we talk about the first topic, right? फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका, थीम ऑफ ईवीएस। कितनी थीम है ईवीएस की, इसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि टोटल नंबर ऑफ थीम ऑफ ईवीएस कितनी थी आपकी, 6 थी। देयर आर 6 थीम ऑफ ईवीएस। ठीक है, वो कौन कौन सी इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। सेकेंड टॉपिक क्या था आपका, सब थीम ऑफ ईवीएस। कितनी सब थीम थी, तो 4 थी। इसके बारे में मैंने डिटेल में क्लास में करा रखा है। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या था आपका, ईवीएस नेचर। ईवीएस का नेचर कैसा होना चाहिए आपका, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रखे हैं हमने। ईवीएस का नेचर कैसा होता है आपका, इंटीग्रेटेड होता है। ध्यान रखना कैसा होता है आपका, इंटीग्रेटेड होता है। ध्यान रखना एकीकृत होता है। ठीक है, एकीकृत, कि जो आपका ईवीएस का नेचर होता है कैसा होता है आपका, एकीकृत होता है। ठीक है, समग्र रूप से बच्चा देखता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर कराया था मैंने, असेसमेंट के बारे में, आकलन के बारे में कराया था कि आकलन, बच्चों का आकलन कैसे करते हैं, इसके बारे में बताया था मैंने। असेसमेंट के बारे में बताया था, तो आकलन। ठीक है, तो असेसमेंट में डिफरेंट टाइप के असेसमेंट के बारे में मैंने बताया था आपका। एक तो आपका था फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा क्या था आपका समेटिव असेसमेंट, तीसरा क्या कराया था मैंने, असेसमेंट एज लर्निंग। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा आज, असेसमेंट। ठीक है, बाकी रिमेनिंग टॉपिक आपके कौन कौन से हैं, जो टूल्स ऑफ इवेलुएशन, क्या क्या टूल्स हैं। नेक्स्ट क्या था आपका, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, फील्ड ट्रिप होगा, ईवीएस टीचर होगा। उसके बाद एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा आपका, ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं इस लेक्चर का। ये सारे टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखे हैं कि थीम ऑफ ईवीएस की टोटल नंबर ऑफ थीम कितनी थी, 6, राइट। 6 थीम थी। उसके बाद सब थीम के बारे में बताया था मैंने। उप थीम कितनी थी, 4 थी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके। फिर ईवीएस का नेचर कैसा होता है आपका, ये भी करा रखा है मैंने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। फिर आपके असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं आपका, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ईवीएस सेक्शन के लिए और सीडीपी के लिए, ध्यान रखना। इससे रिलेटेड आपका सीडीपी में भी आता है। सीडीपी से भी क्वेश्चन आपका असेसमेंट से रिलेटेड आता है और ईवीएस से, ध्यान रखना। तो वी टॉक अबाउट द असेसमेंट के कितने टाइप हैं आपका, आकलन। ठीक है, आकलन के कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या था आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ध्यान रखना, फर्स्ट क्या होता है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सेकंड क्या होता है आपका, समेटिव असेसमेंट होता है। थर्ड क्या आपका, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिव क्या होता है आपका, इसको क्या बोलते हो आप, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हो आप, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ध्यान रखना, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। समेटिव असेसमेंट क्या बोलते हो आप, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ध्यान रखना, इसको दूसरा नाम क्या आपका, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ध्यान रखना, इस चीज़ याद रखना आप। फॉर्मेटिव को क्या बोलते हो आप, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और समेटिव को क्या बोलते हो आप, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, और असेसमेंट एज लर्निंग को एज ही यहाँ पर रहता है, ध्यान रखना। तो फॉर्मेटिव में क्या होता है आपका, वी टॉक अबाउट द फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या करते हो आप, ये क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो पढ़ाने के दौरान किया गया आपका आकलन होता है, वो क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मीन्स डेली क्या करना है आपको, असेसमेंट करना है इसमें। अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो डेली क्लास का जो असेसमेंट होता है वही क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या पॉइंट दे रखा है अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें।
ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हो, रचनात्मक आकलन बोलते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट को, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हो आप, रचनात्मक आकलन बोलते हो, ठीक है। और दूसरा इसका नाम क्या बताया मैंने, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसकी डेफिनेशन क्या है, पढ़ाने के दौरान, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द क्लास किया गया आकलन ही क्या होता है आपका, रचनात्मक आकलन कहलाता है। मीन्स ड्यूरिंग द क्लास जो भी बच्चों का असेसमेंट होता है वो क्या होता है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मीन्स डेली डे 1 से लेकर लास्ट डे तक जो आकलन होता है बच्चों का, ठीक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए, वो क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना, जैसे एक टीचर है, ठीक है, ये टीचर क्या कर रहा है, बच्चों का असेसमेंट कर रहा है, राइट। पहले कुछ टॉपिक के बारे में क्लियर कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा, पुटअप कर रहा है, ठीक। इससे क्या हो रहा है आपका असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास, जो भी टीचर ने क्लास लिया, किसी टॉपिक पे कुछ पढ़ाया होगा, उसी दौरान क्या किया, बच्चों का क्या किया, आकलन किया कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, बच्चों से क्वेश्चन पुटअप किया, अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझाया बच्चों को, ठीक है। उसके बाद किसी बच्चे का डाउट है तो उसके कॉन्सेप्ट की भी उस क्लास में क्या करोगे, क्लियर करोगे, ठीक है। ध्यान रखना, उस टीचर का मेन एम क्या होता है कि जो भी डाउट है उसको क्लियर करना। तो इस टाइप का असेसमेंट क्या होता है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक डायग्राम यहाँ पे भी दे रखा है नीचे, इसमें क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बच्चे का क्या करो आप, आकलन करो, बच्चा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, डे बाय डे क्या करोगे, बच्चे का आकलन करोगे, असेसमेंट करोगे कि बच्चे ने आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, परसों क्या सीखा, ठीक है। उसी तरह एक टीचर भी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी बच्चों को कोई डाउट है तो कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में। वो पॉइंट क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका डायग्नोस होता है। मीन्स इसमें क्या कर सकते हो, किसी बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या कर सकते हो, डायग्नोस करके उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इट इज़ अ डायग्नोस्टिक होता है। मीन्स इसमें बच्चों को डायग्नोस करके कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव कर सकते हो, ध्यान रखना। और इसका दूसरा नाम क्या था आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम क्या था आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और इसको क्या बोलते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनफॉर्मल असेसमेंट, ध्यान रखना, इनफॉर्मल असेसमेंट भी बोलते हो उसको, ध्यान रखना। इनफॉर्मल बोले तो क्या है आपका, इसमें कोई मार्क्स ऐड नहीं होता। इनफॉर्मल मतलब इसमें कोई मार्क्स नहीं ऐड होता आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, कोई एग्जाम नहीं होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट होता है, ध्यान रखना कि कोई मार्क्स इसमें ऐड नहीं होता। इस वजह से इसको इनफॉर्मल असेसमेंट भी बोलते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या हो गया आपका, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो तो क्या हो गया आपका, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या आपका, ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक, ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद क्लास डिस्कशन हो गया। ये सारे किसकी कैटेगरी है आपकी, फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैटेगरी, ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका। अगर हम समेटिव असेसमेंट की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है आपका, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, ऑफ से याद रखना। समेटिव को क्या बोलते हो आप, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हो, ध्यान रखना। हिंदी में क्या बोलते हो समेटिव को, योगात्मक आकलन, ठीक है। ये कैसा आकलन होता है आपका, एक ऐसा असेसमेंट होता है जो आपका क्लास के एंड में असेसमेंट होता है बच्चों का, उसको क्या बोलते हो आप, समेटिव असेसमेंट बोलते हो। साल के अंत में जो किया गया आकलन होता है वो क्या होता है आपका, योगात्मक आकलन कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन क्या होता है आपका, योगात्मक आकलन कहलाता है। जैसे आपका ईयरली एग्जाम हो गया, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, ये सारी किसकी कैटेगरी हैं, समेटिव असेसमेंट की, ध्यान रखना। मीन्स इसमें क्या होता है आपका, थ्रू द एग्जाम बच्चों का असेसमेंट करते हो। जैसे आपने क्लास में पढ़ाया, 2-3 महीने आपकी क्लास चली, उसके बाद क्या किया, बच्चों का एग्जाम लिया, तो उस एग्जाम के थ्रू क्या कर रहे हो आप, बच्चों का असेसमेंट कर रहे हो।
ठीक है। तो उस टाइप के असेसमेंट को क्या बोलते हो आप? समेटिव असेसमेंट बोलते हो, योगात्मक आकलन बोलते हो। ध्यान रखना, योग से सम से याद रखना कि सबको ऐड मतलब सबसे लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखना सबसे लास्ट में जो किया गया आकलन मीन्स जो आपका ईयरली एग्जाम होता है या हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसके थ्रू जो किया गया आकलन होता है क्या होता है आपका? समेटिव असेसमेंट होता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका? समेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हो आप? असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हो। ध्यान रखना। और क्या होता है इसका? इसका दूसरा और क्या नाम होता है आपका? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए अचीवमेंट टेस्ट, राइट। इसमें क्या होता है आपका? टेस्ट के थ्रू क्या करते हो? बच्चों को आकलन करते हो, जिसको क्या बोलते हो आप? अचीवमेंट टेस्ट भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अचीवमेंट टेस्ट। ध्यान रखना। और ये एक चीज़ मेन है कि न तो रिमेडियल है न तो डायग्नोस्टिक है, मीन्स इसमें क्योंकि एग्जाम टाइम में ना तो बच्चों कोई टीचर बच्चों को बता सकता है, तो इसी वजह से ना तो ये रिमेडियल है आपका, ना तो ये डायग्नोस्टिक है। मीन्स बच्चों को उस टाइम पे डाउट को क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि उस समय एग्जाम के थ्रू क्या कर रहे हो? बच्चों का असेसमेंट कर रहे हो। ध्यान रखना, ठीक है। और इसको दूसरा नाम क्या है? पेन पेपर टेस्ट भी बोलते हो। समेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हो आप? पेन पेपर टेस्ट भी बोलते हो। ध्यान रखना, पेन पेपर टेस्ट भी बोलते हो। ध्यान रखना, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग द समेटिव असेसमेंट के कि इसको क्या बोलते हो आप? अचीवमेंट टेस्ट भी बोलते हो या असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हो आप, या अगर ऑप्शन दे दे कि समेटिव असेसमेंट इज, राइट, इसमें अगर ऑप्शन दे गया नॉट बोथ रिमेडियल एंड डायग्नोस्टिक, मीन्स ये डायग्नोस्टिक नहीं हो सकता ना तो रिमेडियल हो सकता है। रिमेडियल बोले तो जो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्लास करते हो, कोई वीक बच्चा है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास आपने लगा दी तो उसको बोलते हो रिमेडियल क्लास, ठीक है। तो ये कैसा आकलन होता है आपका? समेटिव असेसमेंट होता है। ध्यान रखना, योगात्मक होता है, योगात्मक आकलन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ईयरली हो गया आपका, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके थ्रू जो आपका असेसमेंट होता है वो क्या कहलाता है आपका? समेटिव असेसमेंट कहलाता है। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में बच्चे बैठे हैं, टीचर क्या कर रही है? क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो क्या कर रही है? बच्चों का असेसमेंट थ्रू द एग्जाम के थ्रू क्या कर रही है? बच्चों का असेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जिससे यहाँ पे एक छोटी बच्ची बैठी है, वो क्या कर रही है? एक पेन पेपर से क्या कर रही है? एग्जाम दे रही है, तो उसको बोलोगे समेटिव असेसमेंट। इस वजह से इसको क्या बोलते हो आप? पेन पेपर टेस्ट भी बोलते, पेन पेपर टेस्ट। ध्यान रखना, तो ये क्या हो गया आपका? समेटिव असेसमेंट हो गया। ध्यान रखना। आगे आते हैं, सेम है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव क्या होता है, और असेसमेंट एज लर्निंग। एज मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद। यहाँ पे देखो लास्ट थर्ड क्या था आपका? जो थर्ड टाइप क्या था आपका? असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स सेल्फ, मीन्स खुद का आकलन, अपने आप जो किया गया आकलन क्या कहलाता है आपका? असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। ध्यान रखना, असेसमेंट एज लर्निंग को क्या बोलते हो आप? सेल्फ असेसमेंट बोलते हो। ध्यान रखना, सीखने के रूप में किया गया आकलन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? असेसमेंट एज लर्निंग। जिससे आप क्या करते हो? आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस टॉपिक को क्या किया आपने? मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप बोल रहे हो बिना देखे, तो क्या हो गया आपका? सेल्फ असेसमेंट हो गया आपका, ठीक है। या तो आपने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के आप किसी बच्चे के साथ कोई पॉइंट शेयर कर रहे हो, फिर वही बच्चा सेम आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो इससे क्या कर रहे हो आप? अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो कि हमें वो चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो आप? पीयर ग्रुप बना के क्या करते हो? असेसमेंट करते हो, ठीक है। जैसे ग्रुप में देखो 3 बच्चे हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं? आपस में बात करके वार्तालाप करके क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक। जैसे आप एग्जाम में जाते हो तो एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करते हो, क्वेश्चन पुटअप करते हो, उससे आपको अपने आप के बारे में पता चलता है कि हमें वो टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? असेसमेंट एज लर्निंग। जो खुद का किया गया आकलन वो क्या कहलाता है आपका? असेसमेंट एज लर्निंग। ध्यान रखना। तो नेक्स्ट ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। क्लास के दौरान जो किया गया आकलन होता है आपका, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हो। मीन्स ये असेसमेंट कैसा होता है आपका? डेली होता है, ठीक है। क्लास 1 से लेके लास्ट क्लास तक क्या होता है आपका? असेसमेंट होता है, उसको क्या बोलते हो? फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है आपका? जो ईयरली या हाफ ईयरली आपका होता है, जो एग्जाम के थ्रू होता है या पेन पेपर टेस्ट के थ्रू होता है, ठीक है।
ये क्या होता है आपका समेटिव असेसमेंट कहलाता है, ध्यान रखना। उसका दूसरा नाम क्या है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये चीज़ ध्यान रखना। और थर्ड क्या था आपका असेसमेंट एज लर्निंग। तो क्या हो गया आपके असेसमेंट के टाइप थे। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका पोर्टफोलियो क्या होता है आपका। तो देखो टूल्स ऑफ इवेल्युएशन मीन्स क्या क्या टूल्स यूज करते हो इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या था आपका पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है आपका, तो पोर्टफोलियो क्या है आपकी, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में सीटेट एग्जाम में बार बार आया है। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की क्या आपकी फाइल होती है, ध्यान रखना। ये देख सकते हो फाइल होती है। फाइल का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप क्या करते हो बहुत अच्छे से रखते हो। इसमें डॉक्यूमेंट क्या करते हो आप स्टोर करके रखते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका, एकेडमिक हो सकता है, नॉन एकेडमिक हो सकता है, कोई भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिस जहाँ पे आपको रखते हो, तो उसको क्या बोलते हो फाइल बोलते हो, पोर्टफोलियो बोलते हो, ठीक है। एक प्रकार की फाइल होती है। तो पोर्टफोलियो क्या होती है आपकी एक प्रकार की फाइल होती है, ध्यान रखना, जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों को क्या करते हो आप संग्रह करते हो, कलेक्शन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक निश्चित अवधि में किए गए काम, जैसे मान लो 1 ईयर, मान लो आपके क्लास के, ठीक है। तो क्लास में क्या होता है आपके डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं। उन बच्चों का क्या करते हो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। तो जो भी बच्चों का अचीवमेंट हो गया, जो भी बच्चों का एकेडमिक से रिलेटेड रिकॉर्ड हो गया, हर एक रिकॉर्ड को क्या करते हो आप एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या करते हो उसको फाइल में मेंटेन करके रखते हो। तो क्या कहलाता है आपका पोर्टफोलियो कहलाता है, ध्यान रखना। तो पोर्टफोलियो क्या होता है आपका एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों को संग्रह या कलेक्शन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें बच्चे की उपलब्धियों, ठीक है, जो भी अचीवमेंट होता है, बच्चे की प्रगति, जो भी उसका प्रोग्रेस हो गया, और उसकी कमियों को भी रखा जाता है। बोले तो मीन्स जो भी बच्चे ने अचीवमेंट किया है, ठीक है, जो भी बच्चे ने अचीवमेंट किया है तो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं यहाँ पे रखे जाते हैं, उसके जो सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, और उसकी जो प्रोग्रेस है, ठीक है। जैसे मान लो टेस्ट 1 में उसके कुछ मार्क थे, टेस्ट 2 में थोड़ा और ज़्यादा मार्क हो गए, तो उसकी जो प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट को भी हम क्या करते हैं इस पोर्टफोलियो फाइल में एकत्रित करके रखते हैं। और नेक्स्ट क्या उसकी कमी, उसकी जो ड्रॉबैक है कि बच्चा कैसा है, शरारती तो नहीं है बच्चा कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा है, तो उसकी जो कमियां भी होती हैं, ठीक है, या बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, उस सारी कमियों को भी इस डॉक्यूमेंट फाइल में बना के हम रखते हैं इस पोर्टफोलियो फाइल में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है आपका एक तरह की क्या होती है आपकी एक फाइल होती है जिसमें डॉक्यूमेंट हम कलेक्ट करके रखते हैं एक निश्चित समय के लिए, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है आपका कोई भी अचीवमेंट हो सकता है, कोई प्रोग्रेस हो सकता है, कोई प्रगति हो सकती है इसमें किसी बच्चे की, ठीक है, या उसकी कमी हो, उसकी जो ड्रॉबैक है उसको क्या करते हो आप उसको भी वहाँ पे फाइल में रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पोर्टफोलियो के बारे में हो गया, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट देखो पॉइंट दे रखा है, पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत हो गया, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, पारिवारिक हो गई, शैक्षणिक हो गई, राइट, शैक्षणिक हो गई, कोई सांस्कृतिक हो गई, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में मिलती है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका पोर्टफोलियो के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये भी एक टूल है इवेल्युएशन के लिए, किसी बच्चे को इवेल्युएट करना है तो इस टाइप से क्या करते हो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, ध्यान रखना। जैसे स्कूल में होता है, ठीक है, मेंटर मेंटी प्रोग्राम होता है आपका, मेंटर मेंटी प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो जितने भी मेंटी होते हैं स्कूल में, जितने भी मेंटी स्कूल या कॉलेज में जो भी मेंटी होते हैं उनके क्या करते हो आप रिकॉर्ड बना के रखते हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड के थ्रू बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है कि बच्चा कैसा है, बच्चे का नेचर कैसा है, हर एक इन्फॉर्मेशन बच्चे की उस जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ होता है उस फाइल के थ्रू बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन में पता चल जाती है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे की जो अचीवमेंट है वो कैसी है, ठीक है, बच्चे की पर्सनल लाइफ कैसी है, उससे रिलेटेड कोई कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें क्या होती है आपकी स्टोर होती है, कलेक्ट होती है, ठीक। तो पोर्टफोलियो क्या होगी आपकी एक तरह की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों को क्या करते हो आप कलेक्ट करके रखते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टूल्स है आपका रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड में देखो डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड हो गए, तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ 2 टाइप्स के रिकॉर्ड हैं आपका। फर्स्ट क्या आपका एनोक्डोटल रिकॉर्ड आपका एक, ठीक, एनोक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है आपका, और
क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि पोर्टफोलियो के बारे में एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो अगर एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। मीन्स इसमें बच्चे क्या करते हैं, हर एक टाइप के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे उसके बिहेवियर के बारे में हो गया आपका, उसकी स्किल से रिलेटेड हो गया, उसके एटीट्यूड से रिलेटेड हो गया। तो हर तरह के डॉक्यूमेंट, हर तरह के रिकॉर्ड यहाँ पे रखे जाते हैं किसमें, एनेक्डोटल में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या आपका रिकॉर्ड आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें क्या रिकॉर्ड में रखते हो आप, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव में क्या होते हैं, केवल जो क्लास से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं वही रखे जाते हैं। जिससे बच्चे की अटेंडेंस होगी, ठीक है, बच्चे की अटेंडेंस होगी, बच्चे के मार्क्स हो गए सेशनल के, बच्चे के सेशनल के मार्क्स हो गए, ठीक है, उसके मार्क्स या उसके ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, उसके टेस्ट के मार्क्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे बच्चे के क्लास से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके एक फाइल के थ्रू बना के हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो क्या हो गया आपका, ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया, ध्यान रखना। तो इसमें मेन चीज़ क्या है आपका, इसे बच्चे के क्लास से संबंधित, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, रखे जाते हैं। जैसे आपका एकेडमिक हो गया, ठीक है, अटेंडेंस हो गया, आपका अचीवमेंट हो गया, ये सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ध्यान रखना, केवल क्लास के, ठीक है, उसके क्लास से बाहर के रिकॉर्ड नहीं रखे जाते, केवल क्लास के। तो क्या हो गया आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया आपका। इससे पहले क्या था आपका एनेक्डोटल, क्या था, इसमें बच्चे के हर एक टाइप के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना आप। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो रेटिंग राइट, रेटिंग स्केल आपका रेटिंग। तो रेटिंग क्या होती है आपकी, देखो यहाँ पे रेटिंग क्या दे रखा है आपका, ये भी आपका एक क्या है, एक टूल से आपका रेटिंग। अब इसमें देखो क्या क्या है, अगर हम रेटिंग की बात करें तो देखो रेटिंग क्या दे रखी है यहाँ पे, रेट से देखो रेटिंग या रेटिंग स्केल। ये देखो आपका वेरी पुअर है, फिर आपका वेरी पुअर, फिर ये पुअर हो गया आपका, ठीक है, ये आपका एवरेज हो गया, ये आपका एवब एवरेज हो गया, आपका गुड हो गया, ये आपका वेरी गुड हो गया आपका। ठीक, क्या हो गया आपका, बच्चों की रेटिंग करते हैं। ठीक, जैसे आप 5 स्टार रेटिंग करते हो, 5 स्टार रेटिंग, किसी को 1 स्टार मिला दैट मीन्स क्या होता है आपका वेरी पुअर होता है। अगर 2 स्टार है तो मीन्स थोड़ा सा उससे अच्छा है। तो ये भी एक तरह से रेटिंग होती है बच्चों के लिए। तो ये भी आपका एक एवेल्यूएशन होता है कि बच्चों को कैसे एवेल्यूएट करना है। तो रेटिंग के थ्रू भी क्या होती है आपका बच्चों का इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से टूल्स है। जैसे आपकी कोई मूवी होती है उसकी रेटिंग होती है, 1 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, जैसे आपके होटल होते हैं, 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, राइट, 5 स्टार होटल, तो उसके अलग अलग रेटिंग है। मीन्स 5 स्टार मीन्स बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका एक रेटिंग है। तो यहाँ से देखो रेड के बाद क्या होगा, मैक्सिमम ग्रीन तक आया है, तो क्या होगा आपका एक रेटिंग स्केल है, ध्यान रखना। इसके थ्रू भी क्या करते हैं हम एवेल्यूएशन करते हैं किसी भी बच्चे का। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो आपका रूब्रिक है। अब रूब्रिक्स में क्या करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या था आपका एक असेसमेंट का एक टूल है, ध्यान रखना। रूब्रिक्स भी क्या आपका एक असेसमेंट का टूल है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी तरह के स्टूडेंट के काम के सभी घटकों में अचीवमेंट को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना, और स्टूडेंट के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग, जो भी स्कोरिंग होती है मार्गदर्शिका रूब्रिक्स कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे रूब्रिक्स में इन्होंने बना रखा है सेंटर वर्क रूब्रिक्स, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो रूब्रिक्स भी क्या आपका एक असेसमेंट का टूल है, ध्यान रखना, जो लिखित या लिखित से मौखिक तक किसी भी तरह के स्टूडेंट के कामों के सभी घटकों में अचीवमेंट को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना। तो रूब्रिक्स भी क्या आपका एक असेसमेंट का एक टूल्स है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या आपका चेकलिस्ट है। अब देखो चेकलिस्ट में क्या करते हैं, या तो एस लिखेंगे या तो नो लिखेंगे। कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी असेसमेंट है, ठीक है, अगर आप कोई भी असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो, तो अगर चेकलिस्ट के थ्रू कर रहे हो तो क्या होगा आपका एक लाइन लिखी हुई पॉइंट होगा, जो भी असेसमेंट किसी बच्चे का मान लो असेसमेंट है कि ये बच्चा कैसा है, अच्छा है तो गुड, यस,
अगर बच्चा बेकार है तो क्या करोगे आप, क्रॉस कर दो। तो चेकलिस्ट के थ्रू क्या करते हो आप, येस या नो में होता है, ध्यान रखना। यह आकलन या असेसमेंट ज़्यादातर यस या नो में होता है। मीन्स बच्चा अगर अच्छा है तो लिखोगे आप यस, अगर बच्चा बेकार है तो लिखोगे नो, राइट। उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो लिखोगे यस, अगर बेकार है तो नो लिखोगे। तो देखो चेकलिस्ट बना रखी, यस नो यस 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 नो, ठीक है। तो क्या हो गया आपका एक चेकलिस्ट है। तो ये भी आपका एक असेसमेंट का, ठीक है, एक इसके थ्रू भी क्या करते हो बच्चों का असेसमेंट करते हो, ये भी एक तरह से टूल्स है। तो ये 5 टूल्स आप याद रखना एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या गया, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है, ठीक है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, रूब्रिक्स कर रहा है कि पोर्टफोलियो कर रहा है कि उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड कर रहा है या प्रेक्षण प्रत्यक्ष कर रहा है। मीन्स रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। An EVS teacher uses an assessment tools that collect not just the best but all kinds of child's work or activity done over a period of time. The teacher is using option 1 rubrics, portfolio, anecdotal record and observation sheet. तो कौन सा करेक्ट होगा आपका। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया आपका, क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, इसका आंसर क्या होगा बताओ। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है, ठीक है, एक टूल्स का उपयोग करता है। कौन से टूल का, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। ध्यान रखना यहाँ पे एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों और गतिविधियों को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया किसके बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, पोर्टफोलियो। ध्यान रखना एक निश्चित अवधि के लिए, अभी मैंने बताया था पोर्टफोलियो के बारे में, तो ध्यान रखना। तो पोर्टफोलियो क्या है आपका, कि एक निश्चित समय के लिए किसी बच्चे का रिकॉर्ड जो रखते हो आप, क्या होता है आपका, पोर्टफोलियो में रखते हो। तो ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना, ठीक है। ईवीएस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वायरमेंट। ईवीएस बच्चों को पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि बच्चे को क्या करना है, हमें संवेदनशील बनाना है किसी के भी प्रति, ध्यान रखना, सेंसिटिव बनाना है। देखो फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंट, इंडिविजुअल डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट क्या आपका, प्लांट के प्रति, वाटर जल के प्रति, और एनिमल पशु के प्रति, ठीक। तो बच्चे को क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है किसके प्रति, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस, किसी वर्ग किसी जात के, ठीक है, के लिए, किसी वर्ग हो गया, कोई भी पिछड़ा वर्ग हो सकता है, कोई भी एक जाति हो सकती है। तो बच्चे को क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, ठीक है। उसके बारे में क्या करना है, बताना है बच्चे को। या कोई जेंडर बायस, ठीक है, जैसे फीमेल हो गई, मेल या फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल के प्रति क्या करना है, बच्चे को संवेदनशील बनाया। मीन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि बच्चा ये गर्ल्स है ये बॉयज है, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है किसी वर्ग किसी जाति किसी समूह के लिए, क्या करना है, बच्चे को सेंसिटिव बनाना है। नेक्स्ट देखो क्या आपका, बच्चे को क्या करना है, प्लांट्स के प्रति, पौधों के प्रति क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। एक किसी छोटे बच्चे से बोलो कि आप एक पौधे लगाओ, ठीक है, घर में क्या करो आप एक पौधा लगाओ। तो बच्चा क्या करेगा, उस पौधे को क्या करेगा, उस पौधे के प्रति क्या होगा आपका, बच्चा सेंसिटिव हो जाएगा। डेली क्या करेगा, बच्चे उस पौधे को पानी डालेगा, तो क्या करेगा, एक फैमिली की तरह इसको बिहेव करने लगेगा, इसकी केयर करने लगेगा, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है किसके प्रति, प्लांट्स के प्रति, पौधों के प्रति, ठीक है। जैसे घर में जो भी बच्चे पौधे लगाते हैं या बाहर लगाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उससे क्या होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं, उसका डेली केयर करने लगते हैं। तो क्या होना चाहिए, बच्चों को पौधों के प्रति क्या करना है, बच्चों को सेंसिटिव बनाना है, ठीक है, कि इसकी उपयोगिता बतानी है बच्चों के
जिसे यहाँ पे इमेज में देख सकते हो एक छोटा सा पौधा है, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों को सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वाटर, वाटर भी क्या है, पानी, जल, ठीक है। इसके भी प्रति क्या करना है, बच्चों को सेंसिटिव बनाना है कि वाटर की महत्ता बच्चों को बताना होगा कि इसके प्रति क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए बच्चा, कि जल के महत्व को समझे बच्चा, ठीक है। बच्चे को ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे बच्चा पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो बच्चा समझेगा कि पानी कितना महत्वपूर्ण हमारे लाइफ के लिए। छोटे बच्चों को क्या करना है, जागरूक करना है किसके प्रति, पानी के प्रति, वाटर के प्रति, ठीक है। तो बच्चा समझेगा, पानी की वैल्यू को समझेगा, पानी को कभी वेस्ट नहीं करेगा फ्यूचर लाइफ में कभी भी। तो बच्चों को क्या करना है, वाटर के प्रति भी क्या करना है, बच्चों को संवेदनशील बनाना है, सेंसिटिव बनाना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका एनिमल। तो बच्चों को क्या करना है, एनिमल के प्रति भी क्या करना है, बच्चों को सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है। कि मान लो एक छोटा बच्चा है, कोई भी घर में देखो कोई भी डॉगी आ गया, कोई भी कुत्ता किसी ने पाल रखा है, किसी ने खरगोश पाल रखा है, तो बच्चे क्या करते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, फैमिली की तरह अटैच हो जाते हैं। उसको खाना खिलाना, खाना पिलाना, बाहर ले जाना, टहलाना। तो बच्चों को क्या करना है, एनिमल के प्रति क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। उनको मारना पीटना नहीं है, उनको क्या करना है, उनके प्रति सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। तो 4 मेन पॉइंट है कि बच्चों को क्या करना है, संवेदनशील बनाना, किसके प्रति, इंडिविजुअल डिफरेंस, प्लांट्स, वाटर एंड एनिमल, ध्यान रखना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे रिलेटेड देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं आपके, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वायरमेंट। देखो फर्स्ट क्या आपका, कि जो आपके पर्यावरण है इसका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। और इसके पीछे पढ़ने का भी मेन उद्देश्य क्या, हम बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों को हमें क्या करना है, पर्यावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति बच्चों को जागरूक बनाना है, बच्चों को सेंसिटिव बनाना है। कि अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो हम अच्छे रहेंगे, अगर पर्यावरण खराब हो गया, इन्वायरमेंट खराब हो गया तो हम सही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, ठीक है। कि हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाने के पीछे मेन रीजन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या होगा, कि शिक्षा का जो केंद्र है, शिक्षा का केंद्र चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, कि बच्चे के हिसाब से हमें पढ़ाना है, ठीक है। टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, आपका चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, कि भाई बच्चे के अकॉर्डिंग हमें क्लास में पढ़ाना है। कि बच्चा अगर वीक है, बच्चा बहुत स्ट्रांग है, तो सबको एक साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कोई तेज बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बाकी बच्चे वीक उनको समझ नहीं रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है। तो शिक्षा का जो केंद्र होना चाहिए कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर होना चाहिए, ध्यान रखना। जिसमें बच्चों को खुद खोज कर पता करने का अवसर मिले, ठीक है, ध्यान रखना। कि बच्चा अपने आप समझ, बच्चे के ऊपर डाउट है तो क्लियर करो, नहीं तो बच्चे को क्या करो, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो एजुकेशन के कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपकी, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, बच्चे के साथ साथ क्या होता है, टीचर भी क्या होता है आपका एक्टिव होता है। नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है, बच्चों में रटने, जो आपका रोड मेथड होता है, रोड, ठीक, ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चों में रटने की प्रवृत्ति कम होनी चाहिए, ध्यान रखना, कम होनी चाहिए। मीन्स रटने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कि ऐसा नहीं बच्चे को हमने कुछ न्यूमेरिकल कराया, कुछ क्वेश्चन कराए, बच्चे ने रट के बता दिया, तो इस पर हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये आपके नेगेटिव पॉइंट है, रटना आज के टाइम पे आपका सही नहीं है। तो बच्चे को कोई रटाना नहीं है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो बच्चों में क्या होनी चाहिए, रटने की प्रवृत्ति कम होनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए उसको, ठीक है। और परिभाषाएं, डेफिनेशन जो होती हैं, वर्णन आदि को स्थान नहीं दिया गया हो, ठीक है। मीन्स कि ऐसा नहीं डेफिनेशन को रट लिया और उसका काम चल जाए, नहीं। बच्चे का क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, उसको रटाना नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए, जिससे वह अपने विचार प्रकट कर सके, उसकी क्यूरियोसिटी को क्या करे, बढ़ा सके, और लर्निंग बाय डूइंग भी कर सके, प्रश्न कर सके, प्रयोग एक्सपेरिमेंट भी कर सके, ठीक है। मीन्स बच्चे को क्या करना चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, मौके देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे बच्चे क्या करें अपने कौशल को, जो भी है उसकी अपने कौशल हो गया उसका, ठीक है, उसकी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सके। ऐसे नहीं बच्चे को एक अवसर दिया, बच्चे ने मान लो कोई भी बोला कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसको नहीं, उसको बार बार अवसर दो, बच्चा एक एक दिन ना कुछ करेगा जरूर, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मौके देने चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर जो स्किल छिपी है वो कम से कम उभर के बाहर आए कि बच्चा करना क्या चाह रहा है। अगर बच्चे को आपने मौका नहीं दिया तो बच्चा क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो हमें क्या करना है, बच्चे को मैक्सिमम क्या करना है, बच्चा कैसे सीखेगा, आपका लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीखेगा। जब तक बच्चा अपने से नहीं करेगा तब तक कोई कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो मेन फोकस किस पे होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, ध्यान रखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। जब तक बच्चा नहीं अपने से करेगा, चीज़ें नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग में होना चाहिए। बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप करे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट करेगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेगा। जब तक वो अपने से नहीं कर चीज़ें सीखेगा तब तक अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। जैसे आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, अगर बच्चा ऐसे देख के कर रहा है तो नहीं सीख पाएगा जब तक वो पेन पेंसिल नहीं यूज करे, मतलब अपने से सॉल्व ना करे। तो हमें क्या करना है, बच्चे को मैक्सिमम लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है। और जो आपका एजुकेशन होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका, क्या नहीं होना चाहिए, बच्चे को रटने पे फोकस नहीं करना है हमें, ठीक है। जो रोट लर्निंग है उसको डिस्कार्ड करनी है, उसको रिमूव करनी है, ठीक है। तो ये क्या था आपका इन्वायरमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था। चलते हैं नेक्स्ट। और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि बच्चे को क्या करना है, बच्चों को लैंगिक भेदभाव मीन्स जेंडर बायस के प्रति क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, ठीक है। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को लैंगिक भेदभाव जेंडर बायस के प्रति क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं जेंडर बायस, उसको क्या करना है, मेल एंड फीमेल के प्रति क्या करना है, संवेदनशील बनाना है। मीन्स इसके बीच में कोई मतलब ऐसा नहीं कि मेल को अलग प्रायोरिटी दे रहे हो, फीमेल को थोड़ा डाउन कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक। बच्चे को क्या करना है, समझाना है कि दोनों सेम है, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ऐसा नहीं जो मेल है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, फीमेल को कम दे रहे हो। तो जो हमें जेंडर बैस नहीं करना, किसी क्लास में मान लो कोई टीचर है तो क्या करना है, उसको जेंडर बैस नहीं करना है कि मेल्स को क्या कर रहा है, नहीं उनको हर जगह पार्टिसिपेट करा रहा है, फीमेल को क्या कर रहा है, जो गर्ल्स हैं उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करा रहा है। तो हमें जेंडर बैस क्लास में नहीं करना है। मीन्स बच्चे को क्या करना है, जेंडर बैस के प्रति क्या करना है, संवेदनशील बनाना है। जो गर्ल्स हैं आप उसको फील्ड ट्रिप पे नहीं ले जा रहे हो कि गर्ल्स की वजह से, नहीं, ऐसा कोई टाइटल नहीं देना है कि नहीं ये गर्ल्स है तो इनको ये नहीं करना चाहिए, ये गर्ल्स है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो उनके प्रति क्या करना है, बच्चों को संवेदनशील बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आपका, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए, ध्यान रखना। ये भी आपका लास्ट पॉइंट है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को याद रखना कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये सारे क्या हैं आपके ऑब्जेक्टिव किसके, इन्वायरमेंट के, ध्यान रखना। तो सारे पॉइंट इसको याद रखना माइंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो आप यहाँ से, इसका आंसर फटाफट बताओ क्या होगा आपका। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, देखो क्या अभी मैंने बताया। फर्स्ट देखो क्या पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टू सेंसिटाइज लर्नर टू इशू रिलेटेड टू अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान रखना। क्या है आपका, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, अभी मैंने बताया आपको कि क्या करना है आपका, जेंडर बायस नहीं करना है, उसके प्रति क्या करना है, बच्चों को संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना है। अभी मैंने बताया आपका ऑब्जेक्टिव में, इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव में। सो फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा टू सेंसिटाइज लर्नर टू इशू रिलेटेड टू अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू है। बाकी रिमेनिंग देख लेते हैं।
स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, नहीं। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, ये भी नहीं होगा आपका। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना, नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। तो कौन सा होगा आपका ऑब्जेक्टिव में? फर्स्ट ही होगा। ध्यान रखना कि बच्चों को क्या करना है, हमें जेंडर बायस के प्रति क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट इज व्हाट करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो और नेक्स्ट टॉपिक है आपका फील्ड ट्रिप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखो फील्ड ट्रिप के थ्रू भी क्या करना है, हमें ईवीएस सिखाना, बच्चों को सिखाना। तो देखो क्या क्या आपका फील्ड ट्रिप, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं ये देखते हैं। जो आपका क्षेत्र भ्रमण है, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा क्या है आपका रिसोर्स है। अगर बच्चों को इन्वायरमेंट सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, फील्ड ट्रिप पे ले जाना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी जगह ले जाना पड़ेगा जहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से सीख सकें। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, बच्चों को क्या कह रहा है, फील्ड ट्रिप पे लिया जा रहा है, बच्चे भी खुश, ठीक है, क्योंकि बच्चे देख के क्या करेंगे, उस चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। मान लो बच्चे को ले जाओ बगीचे में, बच्चे क्या करेंगे, उस बगीचे में देख के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो भी ये पौधे हैं उनको देख के क्या होंगे, बच्चे जागरूक होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, फील्ड ट्रिप ले जाना चाहिए, जिससे ईवीएस सिखाने का सबसे अच्छा साधन माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, प्री प्लानिंग पूर्व योजना के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ठीक है। मीन्स प्री प्लानिंग के थ्रू क्या करना है, किसी स्कूल के नज़दीक कोई भी स्थान हो वहाँ पे ले जाना। उससे क्या होगा, बच्चे चीज़ों को कनेक्ट करके, जो बच्चों ने बुक में चीज़ें देखी हैं वो क्या करेंगे, रियल टाइम में देखेंगे और बच्चों को क्या होगा, और समझ में आएगा, उसके प्रति और संवेदनशील होंगे। किसी प्लांट्स के बारे में बुक में देखा वही वो रियल टाइम में देख रहे हैं तो क्या होंगे, उसके प्रति देख के क्या करेंगे, बच्चे को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, उसके प्रति क्या होंगे, सेंसिटिव भी हो जाएंगे कि हाँ ये ऐसा होता है। तो सबसे अच्छा ईवीएस पढ़ाने का ये क्या है आपका तरीका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, ईवीएस की पढ़ाई को क्लास के बाहर से भी जोड़ा जा गया है। जो आपकी ईवीएस की पढ़ाई है उसको क्या किया गया है, क्लास के बाहर के जीवन से भी क्या हुआ है आपका जोड़ा गया है। जो इस क्लास में आप चीज़ें पढ़ा रहे हो उसको कोरिलेट करके आउटसाइड द वर्ड, उससे क्या करो आप कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाओ, तो बच्चे क्या करेंगे और अच्छे समझेंगे। कोई भी रियल टाइम एग्जाम्पल लो तो बच्चे और ज़्यादा समझेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ईवीएस की जो पढ़ाई को क्या किया गया, क्लास के बाहर के भी क्या किया गया आपका जोड़ा गया है, ताकि एक्टिविटी द्वारा बच्चे में अवलोकन ऑब्जर्वेशन क्षमता के लिए बाग हो गया, बगीचे हो गया, तालाब के किनारे हो गया, प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की ज़रूरत है, ध्यान रखना। इससे क्या करेंगे, बच्चे ईवीएस के बारे में और अच्छे से जानेंगे और अच्छे से सीखेंगे, उसके प्रति क्या होंगे, सेंसिटिव भी होंगे, संवेदनशील भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या आपका फील्ड ट्रिप के बारे में क्या थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो ध्यान रखना। ईवीएस सिखाने का सबसे अच्छा रिसोर्स माना गया किसको, फील्ड ट्रिप को माना गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, एक सलीम है, ठीक है, सलीम क्या कहे, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को देखो यहाँ पे जल वाटर विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी। मीन्स जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, मीन्स एक टॉपिक वाटर है, ठीक है, ठीक, एक वाटर टॉपिक है, इस टॉपिक को हमें पढ़ाना है, ठीक है, इसको टीच करना पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाओगे, बेटर होगा आप क्लास में पढ़ाने के बाद क्या करोगे, उसको फील्ड ट्रिप पे ले जाओगे बच्चों को, वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें जुड़ी होंगी बच्चे देखेंगे तो क्या करेंगे और समझेंगे उसके प्रति। तो हमें क्या कराना है, फील्ड ट्रिप कराना है वाटर टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो सबसे इनमें से कौन सी जगह उचित होगी, तो देखो यहाँ पे जल संचय यंत्र, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखो ये भी सही होगा आपका। सेकंड देखो जोहाड़ भी क्या होगा आपका सही होगा, ध्यान रखना, जोहाड़ भी क्या आपका सही है। थर्ड क्या बावड़ी भी क्या होती है आपके सही है। लास्ट क्या आपका खेजाड़ी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए बी सी, ध्यान रखना ये तीनों करेक्ट है। लास्ट क्या होगा आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका फोर्थ वन ए बी सी, ठीक है। तो जोहाड़ भी किससे रिलेटेड आपका वाटर से पानी से, बावड़ी भी किससे रिलेटेड आपका पानी से, जल संचय तो किससे
रिलेटेड आपका पानी से ये, खिचड़ी क्या आपका पानी से नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ABC तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका, फोर्थ वन, ध्यान रखना। अब देखो EVS का टीचर कैसा होना चाहिए, EVS के टीचर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है EVS टीचर। तो EVS का टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो EVS के टीचर की बात करूँ तो कैसा होना चाहिए, बच्चे को क्या होना चाहिए, महत्व देना चाहिए कि हर एक बच्चों को समझे, ठीक है, हर एक बच्चों को एक समान माने, हर एक बच्चों को क्या होना चाहिए, समान वैल्यू देनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी बच्चे को आप ज़्यादा केयर करो, किसी बच्चे को कम केयर करो। तो एज ए EVS टीचर आपको क्या करना है, बच्चे को महत्व देना, उसकी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, जेंडर बायस नहीं करना है। जैसे एक टीचर है तो इसको जेंडर बायस नहीं करना, जो बॉयज है ऐसा नहीं बॉयज को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो, गर्ल्स को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। दोनों को क्या करना है, एक समान रूप से देखना है, एक समान अवसर देना है, दोनों को समान अवसर देना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि बच्चा बॉय है तो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमें कि जेंडर बायस करना है। कि एक टीचर का फर्ज होता है कि सारे बच्चों को एक समान रूप से देखे, ऐसा नहीं उसमें जेंडर बायस कर दे कि नहीं तुम गर्ल्स हो तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग देखें, गर्ल्स के तरह देख रहे हो, आप बॉयज हो तो बॉयज को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना हो। तो एक टीचर एज ए टीचर आपको क्या करना है, सारे को एक समान रूप से देखना है आपको, कि सारे बच्चे ही हैं और सबको सेम अपॉर्चुनिटी देनी है, सबको समान अवसर देना है सीखने का। तो हमें जेंडर बायस नहीं करना है कि गर्ल्स को आप वो करो डिमोटिवेट करो, बॉय को मोटिवेट करो, ऐसा नहीं करना आपको। एज ए टीचर आपको क्या करना है, हर एक बच्चे को एक समान अवसर देना, हर एक समान रूप से देखना आपको है। तो जेंडर बायस नहीं करना आपको, ठीक है, ध्यान रखना। समय समय पर क्या करना चाहिए आपको, असेसमेंट करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे आपने सुबह कुछ पढ़ाया, कुछ टॉपिक पढ़ाया, कुछ के बारे में बताया, तो क्या करो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करो। इससे क्या होगा, बच्चों का मूल्यांकन होगा, बच्चों का असेसमेंट होगा कि बच्चों ने कितना सीखा है। जैसे आपने होल डे ले लिया, एक दिन में बच्चों को कुछ पढ़ाया होगा, कुछ सिखाया होगा, उससे रिलेटेड शाम को क्या करो, क्वेश्चन पुटअप करो। तो बच्चों का क्या होगा, उससे असेसमेंट हो जाएगा, उससे बच्चों का आकलन हो जाएगा, बच्चे ने दिन भर में क्या सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्लास होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक क्लास का माहौल बनाए रखना चाहिए, ठीक है। मीन्स सबको एक समान अवसर देना है, किसी भी जाति, किसी वर्ग, किसी समूह के बच्चे को क्या करना है, एक समान अवसर देना है। ऐसा नहीं वहाँ पे जेंडर बायस करना है, वहाँ पे किसी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, किसी को कम वैल्यू दे रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डेमोक्रेटिक क्लास होनी चाहिए, लोकतांत्रिक क्लास होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आपका, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। बच्चे को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दोगे तभी क्या करेगा, बच्चा सीखेगा वो चीज़ें, ठीक है। बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना। अगर कोई बच्चा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मांग रहा है कि मैम एक बार और टाइम दो, एक बार और टाइम दो, तो ऐसा नहीं बच्चों को डिमोटिवेट करना है, उसको और टाइम दो आप, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड करिकुलम का निर्माण करना, ठीक है। ये भी आपका एक EVS की टीचर की क्या है, आपका एज ए EVS टीचर क्या करना है आपको, एक गुड करिकुलम का क्या करना है, निर्माण करना है, ध्यान रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द EVS टीचर, और डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी पुटअप हुए हैं कई बार। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या आपका, पर्यावरण अध्ययन की अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी मैंने एज ए EVS टीचर के बारे में कुछ 6-7 पॉइंट बताए हैं। तो देखो कौन सा पॉइंट इसमें करेक्ट है, कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, एन EVS टीचर मस्ट, ठीक। ऑप्शन कौन कौन से हैं आपका, फर्स्ट इज व्हाट, कंस्ट्रक्ट करिकुलम, अभी मैंने कुछ बताया पॉइंट, ठीक है। सेकेंड देखो क्या है, फॉलो करिकुलम नहीं, ट्रांसमिट करिकुलम नहीं, इम्प्लीमेंट करिकुलम नहीं, ये तीनों नहीं है। अभी मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कंस्ट्रक्ट अ करिकुलम, ठीक है। ये क्या आपका एज EVS टीचर क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट अ गुड करिकुलम, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसका निर्माण करना है, किसकी पाठ्यचर्या का क्या करना है, निर्माण करना है। तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, और करेक्ट आंसर, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका NCF 2005, NCF का मेन फुल फॉर्म क्या आपका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ध्यान रखना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ध्यान रखना 2005, ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस करिकुलम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है NCF का,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के में क्या क्या सिद्धांत हैं। तो देखो फर्स्ट क्या आपका, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मीन्स जो आप क्लास में चीज़ें करा रहे हो उसको क्या करो, कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर की चीज़ें उससे कनेक्ट करके चीज़ों को आपको पढ़ानी है। दैट इज योर फर्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव आपका है, ठीक है। ये क्या आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से क्या करना चाहिए, आपको जोड़ा जाना चाहिए। सेकंड क्या आपका, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना किया जाना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको कि रटाना नहीं, बच्चों को समझाना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है, बच्चा रटे नहीं, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आपका, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रह जाए। ऐसा ना हो जाए कि बच्चा केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित रह जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। करिकुलम शुड नॉट बी ए टेक्स्ट बुक सेंटर, ध्यान रखना, हमें कैसा करना है, चाइल्ड सेंटर करना है, ध्यान रखना। जो आपका एजुकेशन कैसा होना चाहिए, आपका चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। बर्डन मत कर देना टीचर बच्चों के ऊपर कि नहीं एक एग्जाम को बर्डन की तरह ट्रीट करने लगे, नहीं, फ्लेक्सिबल बनाना है बच्चों, परीक्षा को, एग्जाम को क्या करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या करना, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या करना है, आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है, ध्यान रखना। ये आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट आखिरी सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत है, ध्यान रखना। फर्स्ट देखो क्या है, नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल, ठीक है। स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोड सिस्टम नहीं करना है, ठीक है, रटाना नहीं। करिकुलम शुड नॉट बी अ टेक्स्ट बुक सेंटर, ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक सेंटर ना रह जाए। मेक एग्जाम मोर फ्लेक्सिबल, क्या करना है, मोर फ्लेक्सिबल बनाना है। स्टूडेंट शुड बी अ प्रीपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू, ध्यान रखना। तो ये सारे क्या मेन ऑब्जेक्टिव किसके हैं, NCF 2005 के, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी कई बार करा रखा है मैंने, ठीक है, अलग से टॉपिक अपलोड किया NCF 2005 के बारे में, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन है आपका NCF 2005 के ऊपर, क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं पूछा, ध्यान रखना, इसमें नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या आपका, विद्यार्थी ज्ञान को बाहर विश्व से जोड़ना, ठीक है, बाहर से विद्यालय ज्ञान को बाहर विश्व से जोड़ना, ठीक है, कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, ये तो करेक्ट है आपका। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, मतलब सही है आपका, रटना नहीं है, रोट मेथड को प्रमोट नहीं करना है। देखो परीक्षा को आसान बनाना। नेक्स्ट देखो पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से सीमित न रह जाए, भी आपका करेक्ट है। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, वही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव मीन्स नेगेटिव आंसर होगा आपका। तो कौन सा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर ईजियर, ये क्या होगा आपका इनकरेक्ट होगा। आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल अगर रहता तो क्या होता आपका करेक्ट होता, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या हो गया आपका ये 14 का आंसर कौन सा आपका, थर्ड आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, EVS की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे EVS की बुक कैसी होनी चाहिए, EVS की जो बुक होती है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे कि EVS की बुक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देखेंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक आपके रिमेनिंग है EVS पेडागॉजी के। तो EVS क्लासरूम के बारे में सारे पॉइंट देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, और लास्ट में क्या देखेंगे, EVS बुक के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।